चलो जी, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न के बारे में। देखो, तो भिन्न के अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के भिन्न होते हैं, है ना। तो सबसे पहला है इकाई भिन्न। पहला है आपका इकाई भिन्न। हाँ गया पेंसिल कितना छोटा रहेगा तो चलेगा। देखो भाई, पहला जो इसमें है इकाई भिन्न। तो इकाई का मतलब एक होता है, ठीक है। तो वो भिन्न जिसमें अंश सदैव हमेशा इकाई हो, एक हो, इकाई भिन्न कहलाता है। अलग अलग प्रकार के भिन्न होते हैं और इनमें से पहला जो भिन्न है इकाई भिन्न, जिसका ऊपर वाला एक हो, नीचे कुछ भी हो बट ऊपर में एक हो, उसको हम लोग इकाई भिन्न बोलते हैं। तो जिस संख्या के, जिस भिन्न के ऊपर में एक रहेगा उसको हम लोग इकाई भिन्न बोलेंगे, ठीक है। तो इकाई भिन्न का मतलब यही है कि ऊपर में एक रहना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया 1/5। अब बताइए क्या ये इकाई भिन्न है या नहीं है? क्योंकि ऊपर एक है इसलिए इकाई भिन्न है। कुछ भी लिख देंगे ना, लेकिन ऊपर एक रहना चाहिए। 1/, कुछ भी 500 या 5000 या 1000 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये भी आपका इकाई भिन्न है। ऊपर एक रहना चाहिए, नीचे कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग इकाई भिन्न बोलेंगे, ठीक। चलिएगा, अब आगे आते हैं। दूसरा है समरूप भिन्न। समरूप भिन्न किसको बोलेंगे? देखो, नाम है, गणित का भाषा है अपना, इसमें जो भी नाम है, नाम को सिर्फ ध्यान रखना है। समरूप भिन्न, तो वे भिन्न जिसका हर समान हो उसे समरूप भिन्न कहा जाता है। मतलब जिस भिन्न का हर एक समान होगा उसको हम लोग समरूप भिन्न बोलेंगे। तो आप देखो, यहाँ पर हर जो है 18 है, ठीक है। यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है। मतलब जिस जिस भिन्न का हर एक जैसा होगा उसको हम लोग समरूप भिन्न बोलेंगे। तो हर एक जैसा होगा, कम से कम 2 ठो देगा तभी तो हम तुलना करेंगे कि एक जैसा है या नहीं है, तब उसको हम लोग समरूप भिन्न बोलेंगे। एक तो में हम नहीं बता सकते। जब जैसे समरूप भिन्न में क्या बोला, वो भिन्न जिसका हर एक समान होता है समरूप भिन्न कहा जाता है। हर एक समान कहने का मतलब ये है कि भाई 2 ठो रहेगा, उसका हर एक जैसा रहेगा, नीचे वाला एक जैसा रहेगा, तब उसको समरूप भिन्न बोलेंगे। हम जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं, जैसे 1/, मैंने 5 लिख दिया। लेख से कहीं चलता है भाई साहब, बोलो भाई, ये पेन बड़ा स्लो चलता है। हम लोग भिन्न के प्रकार की बात कर रहे हैं। इसमें से पहला जो है आपका इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न किसको कहा जाएगा? और जिस भिन्न का अंश हमेशा एक हो। अंश ऊपर वाले को कहा जाता है या नीचे वाले को? तो ऊपर वाला एक होना चाहिए, उसको हम लोग इकाई भिन्न बोलेंगे, ठीक। तो ऊपर वाला आप देखो, जितना भी एग्जांपल है 1/2, 1/3, 1/6, 1/10, 1/20, सबका एक है, तो ऊपर एक होना चाहिए, उसको हम लोग इकाई भिन्न बोलेंगे, ठीक। दूसरा है, ठीक है। देखो भाई, जो चीज बोल रहे हैं ना इकाई भिन्न, ऊपर एक रहेगा तो उसका नाम इकाई भिन्न है। सर एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अब एक नहीं रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा, जो जो रहेगा, जो जो पॉसिबिलिटीज है वो आगे हम बात करते जाएंगे, ठीक। चलो आगे देखो जरा। दूसरा है समरूप भिन्न। दूसरा है समरूप भिन्न, जिस भिन्न का हर एक समान हो वो समरूप भिन्न होता है ना। तो समरूप भिन्न में जब भी बात करेंगे, है ना, तो जिस तरह से आपस में कम से कम समरूप, आपस में जो बात करते कम से कम 2 लोग होना चाहिए, आपस में तभी बात होगी। अगर अकेला रहेगा तो बात कैसे होगी, है ना। तो समरूप भिन्न के लिए 2 आदमी का, 2 मतलब भिन्न का होना जरूरी है, ठीक है। तो 2 भिन्न का होना जरूरी है। आप बताना जरा, इधर से कोई बताना, 1/5 समरूप भिन्न है या नहीं है? क्यों नहीं है? और एक तो चाहिए, है ना, और एक तो चाहिए। तो आप देखो 1/5 और 3/5, ठीक है। अब 2 आ गया, अब दोनों का हर एक समान है, इसलिए बोलेंगे कि ये दोनों समरूप भिन्न है,
ठीक है, ये दोनों समरूप भिन्न है ना। जिस तरह से दोस्ती होती है कम से कम दो लोग होना चाहिए, है ना, उसी तरह से समरूप भिन्न की बात करा जाए तो कम से कम दो भिन्न होना चाहिए, है ना। दोस्ती दो होना चाहिए, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट दो होना चाहिए। चलिए हाँ लो ना भाई, बोलो भाई, हाँ बोलो क्या रहा था, और बोलिए 2/4 रहता, ठीक। तो फिर ये समरूप भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तीनों आपस में समरूप, ये दोनों आपस में समरूप भिन्न है, लेकिन अगर तीनों के बारे में पूछा जाए कि क्या ये समरूप भिन्न है, तो तीनों समरूप भिन्न एक साथ नहीं है ना। तीनों अगर आपस में दोस्ती की बात होती है, जैसे ये दोनों दोस्त है ना, और ये तीनों अगर दोस्त हो जाए तो तीनों को दोस्त बोलेंगे। अगर यही दो सिर्फ दोस्त है, तीसरा नहीं है, तो तीसरे को शामिल नहीं करेंगे। अब ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये इनका दोस्त है, ये इनका दोस्त है, इसका मतलब तीनों आपस में दोस्त हो गया, ठीक। लेकिन ये इनका दोस्त है और ये इसका दोस्त नहीं है, तो क्या तीनों आपस में दोस्त हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह से समरूप की भी बात है कि भैया समरूप में सबका अगर हर एक समान रहेगा तो उसको हम लोग समरूप बोल देंगे, अगर नहीं है तो क्यों बोलेंगे, है ना, नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों को बोल सकते हैं, बट ये तीनों एक साथ अगर लिखा रहेगा तो वो समरूप नहीं होगा। देखो तीनों एक साथ लिखा है, अगर 3 और 1 तो और अगला लिख दे 5/, लिख दे कि 7, है ना, तो तब अब बोला जाए कि भैया सब समरूप भिन्न है या नहीं है, बोलेंगे नहीं है। आप यहां तक लिखते हैं तो तब तो ठीक है, अगर आगे लिख देते हैं तो और सबके बारे में पूछ रहे हैं तो सब नहीं है ना, अलग हो गया, इसलिए नहीं, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं लोग, समरूप भिन्न के बाद आगे आते हैं। अच्छा, समरूप के बाद आते हैं विषमरूप, ठीक है। जिसका हर एक समान नहीं होगा वो आपका विषमरूप भिन्न होगा, है ना। जिसका हर असमान हो, ओ मतलब नहीं, समान मतलब समान, समान नहीं हो, जिस भिन्न का हर एक समान नहीं हो उसको असमान कहे तो विषमरूप भिन्न कहा जाता है ना। समरूप का मतलब समान, है ना, हर समान रहना चाहिए। विषमरूप का मतलब हर समान नहीं रहना चाहिए, तो जिसका हर समान नहीं रहेगा उसको हम लोग विषमरूप भिन्न बोलेंगे। आपका 18 है, 19 है, 21 है, 25 है, हर एक समान नहीं है, इसलिए जो है हम बोलेंगे ये सारे के सारे विषमरूप भिन्न है, ठीक। ये सारे विषमरूप भिन्न है, ठीक है जी। तीसरा है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि जिसका ऊपर वाला जो है छोटा हो नीचे वाले से, उसको उचित भिन्न कहा जाता है। जिसका ऊपर वाला कहे तो अंश छोटा हो हर से, उसको हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं, है ना। तो वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम हो, उचित भिन्न कहलाता है। अंश कम होना चाहिए, जैसे 2/5 है, ये आपका उचित भिन्न है। 3/7 है, ये आपका उचित भिन्न है। 8/15 है, ये आपका उचित भिन्न है। उचित भिन्न की पहचान ये है कि ऊपर काटो कम होना चाहिए निचल काटो से, है ना। अगर ऊपर काटो कम है निचल काटो से, उसको हम लोग उचित भिन्न बोलेंगे। बराबर भी नहीं चलेगा, है ना, बराबर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 7/7 लिख दें तो क्या ये उचित है, बिल्कुल नहीं है उचित, है ना, ये उचित भिन्न नहीं है। ऊपर वाला कम होना चाहिए, ये बराबर हो गया ना भैया, इसलिए नहीं होगा, है ना। तो ये उचित भिन्न में ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाले से, तब जो है वो आपका उचित भिन्न कहलाता है, ठीक। तो ये सारे पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। दूसरा अगला आता है 5वां नंबर में अनुचित भिन्न। सिर्फ टर्म ध्यान रखना है, टर्म को मतलब जो चीज लिखा गया ना उसको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर सवाल आएगा पूछ देगा इनमें से कौन उचित भिन्न है, तो देख लेना ऊपर का जो छोटा होना चाहिए नीचल का से, ठीक है ना। तो अब है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसको बोलेंगे? ऊपर वाला जो है बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से अधिक हो या बराबर हो, या बराबर बराबर अंश का मान हर के मान से अधिक होना चाहिए, मतलब ऊपर का तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब उसको अनुचित भिन्न कहा जाता है ना। 5/3 देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, 15/8 देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, 28/13 देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, ये सारे के सारे जो है अनुचित भिन्न है। अगर 8/8 भी लिखेंगे ये भी अनुचित भिन्न है ना। यहाँ कंप्लीट डिफिनेशन नहीं लिखा गया है, सिर्फ बड़ा की बात किया गया है। तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए नीचे वाले से, तब हम लोग उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, तब हम लोग उनको अनुचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ये अनुचित भिन्न है, ठीक। अगर आपसे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 3/10 लिख दिए, क्या ये उचित भिन्न है या अनुचित? उचित का मतलब ऊपर कम होना चाहिए, है ना। उचित का मतलब ऊपर कम होना चाहिए, अनुचित का मतलब ज्यादा होना चाहिए ऊपर वाला, है ना। क्या ये उचित है या अनुचित? अच्छा पलटा दिए, अब क्या बन गया? अनुचित बन गया, ठीक है। तो अनुचित बन गया भाई, ठीक है। तो उचित में ऊपर छोटा होना चाहिए नीचे से, अनुचित में ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे से, ठीक है जी। चलो अगला आते हैं 6 नंबर में मिश्रित भिन्न, ठीक है। वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न का मिश्रण रूप स्वरूप दिखाई दे, मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है ना। तो कहा यह जा रहा है कि एक तो जो है आपको पूर्ण संख्या दिखना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, है ना, 0 से गिनती वाला संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर। और दूसरा जो है आपको जो दिखना चाहिए, दूसरा जो है एक उचित भिन्न दिखना चाहिए, तब उसको इसके मिश्रण को हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इस बात को हम समझाते हैं। जैसे देखो, अनुचित मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है कि 2 पूर्णांक 1/4 जैसे लिखा है,
इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, निकालोगे, तो 2 4 दूना 8 1 9 9/4 है ना। तो इसका मतलब ये होता है 2.1/4 का मतलब होता है 2 + 1/4। पूर्णांक का मतलब प्लस, मतलब जोड़। 2.1/4 का मतलब 2 जोड़ 1/4। 2.1/4 का मतलब 2 जोड़ 1/4, है ना। ऐसा नहीं कि यही डो में कहीं पर भी लिखा रहेगा इसी तरह से होगा। जैसे 7.1/5 का मतलब 7 जोड़ 1/5, है ना। 5.4/9 का मतलब 5 + 4/9। 2.1/4 का मतलब 2 + 1/4। बाकी में भी वही बात है। 2 आप देखिएगा ये पूर्ण संख्या है और 1/4 ऊपर काटो छोटा है नीचल काटो से, ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण को, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो जहां भी लिखा गया दो पूर्ण संख्या है 1/4 उचित भिन्न है, तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण है, मिला हुआ रूप है, इसलिए इसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे। 7.1/5 है तो 7 आपका जो है 7 आपका पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण है, और पूर्ण संख्या है 7 आपका पूर्ण संख्या, 1/5 जो है आपका जो है उचित भिन्न है, इसीलिए जो है ये आपका मिश्रित भिन्न है ना। 5.4/9 इसी तरह से है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे जो बोला गया है, आगे जो कहा गया है कि हर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है। जैसे 6/5 में एक पूर्ण और 1/5 तथा 1/5 भाग है, इसलिए इसे एक पूर्णांक 1/5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 6/5 को आप जो है एक पूर्ण और 1/5 कहे तो एक पूर्णांक 1/5 के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब यह है कि जितना भी अनुचित भिन्न होगा सभी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में ये बात बताई भी थी, नाम नहीं बताए थे, बट आपको मैंने बताया था क्या। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो देखो जी, जैसे मान लिया जाए 8/3, 8/3। ठीक है, बोलो भाई ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? अनुचित है। तो अब जितना भी अनुचित, मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी अनुचित भिन्न है उसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे? 3 से 8 में भाग दे दीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 2। तो 8/3 को लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ये पूर्णांक में है ना, जो भागफल आता है वो पूर्णांक में, और नीचे काटो ऊपर और ऊपर काटो नीचे, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो 11/5 को, जैसे 8/3 को 2 पूर्णांक 2/3 लिखा, जैसे 11/5 को लिखा है 2 पूर्णांक 1/5। 11/5 ये अनुचित भिन्न है, 11/5 ये अनुचित भिन्न है, और इस अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है तो हम बदल सकते हैं। कैसे? 5 से 11 में भाग दे देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, सॉरी एक बचेगा और ये आपका कट जाएगा। ठीक है जी, 11/5 को लिखेंगे, 11/5 को लिखेंगे, जो भागफल आया है ना भाई उसको पूर्णांक में लिखिएगा। भागफल कितना है? ये बगल में, पूर्णांक जिसको बोलते हैं ना बगल में, और ऐसे लिखिएगा, और नीचे लका ठोको ऊपर में, और ये तो ऊपर लका जो है 5 नीचे, 2 पूर्णांक 1/5। देखो 2 पूर्णांक 1/5। ठीक है, तो जितना भी अनुचित भिन्न होता है सभी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये मिश्रित भिन्न में बदलिएगा, एक तो पूर्ण संख्या आएगा, दूसरा उचित भिन्न आ जाएंगे। ठीक, तो ये बात हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि कैसे आप बदल पाओगे। ये बात हम पिछले क्लास में भी बता पाए थे कि मतलब आप देखिए कोई भी सवाल का, अब कई जगह पर आप देखिएगा किसी भी सवाल का आपने आंसर 11/5 निकाला, लेकिन ऑप्शन में ना विकल्प में जो है 11/5 नहीं देकर 2 पूर्णांक 1/5 दिया हुआ रहता है ना। इसका मतलब वो मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ रहता है, इसका मतलब वो मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ रहता है। ठीक है, हाँ जी, इसका मतलब वो मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ रहता है। ठीक है जी, तो वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण, मिश्रित रूप दिखाई दे, मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है जी, तो ये बात है, और भिन्न को बदलना कैसे है तो वो बात मैंने आपको बताया। ठीक, इसके बाद मैन आपका यही था भाई, मैन आपका यही 6 तरह का जो भी था आपका। ठीक है, 6 तरह का जो भिन्न है, यही 6 तरह का भिन्न पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। चलो मैं एक छोटा छोटा सा मैं सवाल बना दूं, 2-3 सवाल आप जो है बताओगे ताकि आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए। ठीक है, चलो 1/2, 1/3, 1/5। अच्छा इसका क्या नाम है? कौन सा भिन्न है? एक है ना ऊपर में, इसको इकाई भिन्न बोलेंगे। ठीक, इसको इकाई भिन्न बोलेंगे। दूसरा ये इकाई भिन्न होगा जी, इकाई भिन्न। ठीक है जी, अच्छा 3/5, 7/5, 2/5, ये कौन सा भिन्न है? समरूप भिन्न है ना। जिसका हर एक समान है उसको हम लोग समरूप भिन्न बोलते हैं, जिसका हर एक समान है उसको हम लोग समरूप भिन्न बोलते हैं। ठीक है जी, जिसका हर एक समान है। अच्छा अच्छा 4/7, 8/5, ठीक है, 3/17।
ठीक है, ये कैसा भिन्न है? विषमरूप भिन्न है ना, ये विषमरूप भिन्न है। ठीक, उचित भिन्न में ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, अनुचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, मिश्रित भिन्न में पूर्णांक के रूप में जो लिखते हैं उसी को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ठीक, चलिए और छोटी छोटी बातों को आगे हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये 6 तरह का जो भिन्न था, ये मैंने आपको बताया कि ये 6 तरह। अच्छा, भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। 3/4 का व्युत्क्रम जो है या प्रतिलोम 4/3 है ना, उल्टा का मतलब गुणात्मक व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम में सीधा लिखा है, इसका मतलब गुणात्मक व्युत्क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, और 3/4 का देखो यहाँ पर देखो प्रतिलोम की बात किया गया है। 2 तरह का प्रतिलोम, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बात किए थे, फिर भी हम बात कर लें एक बार। ये क्या चक्कर है नहीं समझ में आता है, ठीक है, फिर भी हम पिछले क्लास में योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों की बात किए थे। अच्छा, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा? 1/5 का पलटा दीजिए, गुणात्मक में निचल काटो ऊपर, ऊपर काटो नीचे कर दीजिए। 1/5 में 5/1 आ जाएगा है ना, 1/5 में 5/1 आ जाएगा है ना गुणात्मक प्रतिलोम में। लेकिन अगर 1/5 का योज्य प्रतिलोम कहा जाए, योज्य मतलब योग है ना, योग, तो योज्य मतलब योग्य योज्य प्रतिलोम का मतलब योग वाला प्रतिलोम बताना है, जोड़ वाला प्रतिलोम बताना है, तो 1/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -1/5। योज्य में -वाट ठोक देना है, ठीक है, और गुणात्मक में पलटा देना है। समझे बात को? गुणात्मक में आपको निचल काटो ऊपर, ऊपर काटो नीचे कर देना है। ठीक, सवाल इस तरह से रहेगा, सीधा योज्य और गुणात्मक ऐसे नहीं लिखा रहेगा। सवाल इस तरह से रहेगा कि भैया 1/5 है, 1/5 और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना होगा, इस तरह से सवाल रहेंगे है ना। तो एक सवाल आप लिखोगे, जरा सा लिखोगे जरा है ना, एक सवाल लिखोगे 1/5 और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का 1/5 और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा बताना जरा। 1/, कितना आएगा? 1 आएगा। 1/5 और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल पूछा है। 1/5 और उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/1 है ना, दोनों का गुणनफल पूछा है। ठीक है, दोनों का गुणनफल पूछा है, दोनों का आपको गुणनफल पूछा है। ठीक है जी, दोनों का आपको गुणनफल पूछा है, दोनों का गुणनफल पूछा है। तो देखोगे जरा, यहाँ देखना जरा। ठीक है, तो 1/5 और इसके गुणात्मक प्रतिलोम 5/1, तो 1/5 और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल पूछा है, खत्म हो जाएगा तो आपका एक आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, एक आपका आंसर आ जाएंगे, एक आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आप समझ पाओगे चीजों को। तो यहाँ पर जो है इसकी बात कर रहे थे तो कर लिए भाई। चलो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। आगे जो है यहाँ पर क्या बोला गया है? वे भिन्न जिसमें हर समान हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी संख्या होती है। कहा ये जा रहा है कि भैया जो तो भिन्न है, अगर भिन्न है भाई, ठीक है, ये आपको भेज दी जाएगी है ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। तो वो भिन्न जिसमें हर समान हो, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ी, 2/9 और 1/9 है ना। तो बड़ा बोला कि कोई भी भिन्न है अगर हर समान है, मतलब निचल काटो समान है, तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा है ना। तो आप देखो 2/9 है और 1/9 है, तो 2/9 और 1/9 में 9 नीचे समान है, तो हर अंश किसका बड़ा है? 2/9 का, तो यही बड़ा होगा। इस बात को ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है। तो इस बात को हम रोटी का एग्जांपल लेकर समझाए थे आपको कि हाँ भाई, जैसे नीचे अगर एक समान रहे ना, तो आप रोटी का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि किसमें कौन बड़ा होगा। आप आराम से समझ सकते हैं कि भैया इसमें जो है रोटी का सेम साइज का 2 रोटी है, एक में रोटी को 9 बराबर टुकड़ा किया, उनमें से 2 टुकड़ा लिए हैं, और फिर सेम साइज का दूसरा रोटी है, उसमें भी 9 बराबर टुकड़ा किया, उनमें से 1 टुकड़ा लिए हैं। तो जिसमें 2 टुकड़ा लेंगे तो वो ज्यादा बड़ा होगा है ना। तो आप नीचे अगर डिनोमिनेटर एक समान होना, तो फिर आप आराम से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, वे भिन्न जिसमें अंश समान हो और जिस भिन्न का हर छोटा हो वही भिन्न बड़ी होगी। बोला कि अगर अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। अंश समान है, ठीक है ना, अंश समान है और नीचे जो है डिवीजन करता है ना, तो अंश समान है, 5 है, 5/12 और 5/7। 5 में 12 से भाग दीजिएगा और 5 में 7 से भाग दीजिएगा, तो बड़ा तो भागफल इसी में ना आएगा। नीचे अगर भाई कोई भी है, 5 में अगर भाग देते हैं 2 से और फिर 5 में 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना, तो 2 से भाग जो देंगे 5 में तो 2.5 आएगा है ना, तो और 3 से भाग देंगे तो कम ही आएगा ना भागफल, ठीक है ना। तो अगर नीचे छोटी संख्या रहेगी तो वो बड़ी होगी है ना, तो आप देखो ऊपर सेम रहेगा, नीचे जो छोटी संख्या रहेगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो आप देखो जरा 7/13 और 7 ऊपर सेम है, 7/6 लिख देता हूं, बताना जरा बड़ा कौन है?
कौन बड़ा है? 7/6 है ना। ऊपर समान है तो नीचे जो छोटा रहेगा वही बड़ी होगी, है ना। 7/6 आपका बड़ी हो जाएगी, ठीक। 7/6 आपका बड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। 7/6 आपका बड़ी हो जाएगी। तो ये बात भी हम थोड़ा बहुत समझ पाए। तीसरा नंबर आप देखिएगा क्या है। तो तीसरा नंबर आप देखोगे जरा, तो तीसरा नंबर में ये कहा गया है कि वह भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों असमान है, दोनों भिन्नों को क्रम में रखने के लिए सबसे पहले हरों का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें, फिर दी गई संख्याओं को समान हर वाली समरूप भिन्न में लिखें। इसके पश्चात तुलना करें कि बड़ी अंश वाली जो है बड़ी भिन्न और छोटी अंश वाली जो है छोटी भिन्न होगी, ठीक है। 9/1/9 और 8/15। कहने का मतलब ये है, हम इस बात को थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि ये सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है कि भैया कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि भैया आपको बताना है, ठीक है, 2/5 है, 2/5 है और 3/10 है, ठीक है, 3/10। अब यहाँ 9 तो अंश समान है, 9 ही हर समान है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा, है ना। आप देखिए, रोटी का 5 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा लिए हैं, रोटी का 10 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा लिए हैं, या यहाँ पर कुछ 7 लिख दिया जाए, 6 लिख दिया जाए, थोड़ा सा बताना जहां मुश्किल हो जाए, तो वहां पर आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है, कि इन दोनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन बड़ी है, इन दोनों में बताना है आपको इनमें से कौन बड़ी है, तो नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 5 and 10, सॉरी यार अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा? 10 आएगा। 5 और 10 का पहले नीचे निचल का टोका लघुत्तम लीजिएगा। बड़ा छोटा जब समझ नहीं आए ना कि कौन तो बड़ा कौन तो छोटा है, आप निचल का वाले का लघुत्तम लीजिएगा। 5 और 10 का लघुत्तम लीजिए, ठीक है ना। तो 5 से कटेगा भाई, 5 1 5 5 2 10, एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम आपका 10 आ जाएंगे, ठीक। तो 10 लिख देंगे, 10 लिख दिए, ठीक है। एलसीएम जितना आएगा उतना लिख दिए। अब आपको क्या करना है? 2/5 लिखना है। 2/5 मैंने लिख दिया, वापस से 2/5, ठीक है जी। वापस से मैंने लिख दिया 2/5। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है भाई, ठीक है। आपको यहाँ पर जो करना है काम, यहाँ आपको जितना लघुत्तम आया है हर उतना ही बनाना है, जितना लघुत्तम आया है हर उतने ही बनाना है। तो लघुत्तम आपका 10 आया है तो हर को 10 बनाना, 5 को 10 बनाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा किससे गुना करेंगे ताकि 10 हो जाए? 2 से। अब नीचे 2 से गुना कर दिए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ऊपर में कितना आ गया? 4/10, ठीक है ना। 4/10, अगर इसको कटाओगे ना तो 2/5 ही आएगा, ठीक। अब वापस से 3/10 है, 3/10 वापस से जो है दूसरा वाला है 3/10, 3/10 है तो 3/10 में लिखूंगा, 3/10 है 3/10 लिखूंगा, तो 3/10। अब हर को कितना पुराना? हाँ जी, हर को 10 पुराना है तो 10 हइये है, तो 10 हइये है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 1 से गुना कर देंगे, है ना। 1 से गुना कर देंगे तो 3 आ गया 10, ठीक। अब हम आराम से समझ पाए, है ना। अब हम आराम से समझ पाए कि भैया 4/10 और 3/10 है। रोटी को 10 टुकड़ा में से 4 टुकड़ा सेलेक्ट किया है, इसमें जो है सेम साइज का रोटी है, 10 टुकड़ा में से 3 सेलेक्ट किया, ये बड़ा है ना, ये बड़ा नहीं होगा तो ये बड़ा होगा। तो 4/10 जो है, 4/10 जो है ये बड़ा हो जाएगा 3/10 से। 4/10 किसके बदले में लिखे हैं? 2/5 के बदले में लिखे हैं, तो 2/5 बड़ा हो जाएगा। 3/10 किसके बदले में लिखे हैं? 3/10 के बदले में लिखे हैं 3/10 से, ठीक है ना। तो 2/5 जो है 3/10 से बड़ी हो जाएगी, ठीक। आप इनमें से कौन बड़ी है? आप सवाल लिखिएगा, इनमें से कौन बड़ी? लिखो जल्दी लिखो, ठीक। हाँ जी, 2/5, 3/10 आपको बताना है इनमें से कौन बड़ी। आगे लिखिएगा इनमें से कौन बड़ी, ठीक। लघुत्तम विधि से हम बता पा रहे हैं कि इनमें से कौन बड़ी है। एक तो भाई अगर हर एक समान है तो फिर हम आराम से बता देते हैं, या अंश एक समान है आराम से बता देते हैं, लेकिन न तो हर एक समान हो न अंश एक समान हो, तब लघुत्तम लेते हैं, ठीक है। और तब लघुत्तम लेते हैं, फिर वहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि लघुत्तम लेने के बाद क्या प्रोसीजर है, वो बात मैंने आपको समझाया कि कैसे काम किया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म पहले बेसिक तो बताना दीजिए, अब शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, बेसिक पता नहीं रहेगा कोई शॉर्ट फॉर्म काम नहीं करता, आपको पहले बेसिक मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है रोटी को 5 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा लेना, 10 में से 3 लेना, ऐसे भी अंदाजा लग रहा है कि ये बड़ा होगा ना, तो एस्टिमेट तो जो भी कर सकते हैं। छापिएगा एक बार जरा, ये आता है भाई 100% एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन बड़ा है, चाहे बट्टे वाला देगा या दशमलव वाला देगा, लेकिन एक सवाल जरूर रहेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, या बढ़ते क्रम में बताइए या घटते क्रम में बताइए, इस तरह की चीजें जरूर रहती हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें जरूर रहती हैं, ये बात ध्यान रखोगे। छापोगे जरा, इसका दाम टूट रहा है, बढ़ना पड़ेगा, छापो जाते। लाइट चले जाने के बाद कोई मुसीबत नहीं।
बहुत गर्मी है यार। चलो गर्मी बहुत, छोड़ देंगे जल्दी। गर्मी यार आपसे ज्यादा हमको लग रहा है, छोड़ देंगे जल्दी, छोड़ देंगे जी। हाँ लिख पाए। चलो जी, अब एक सवाल मैं लिखता हूँ, आप बताओगे, है ना। आप बताओगे कि इनमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ये लिख पाए होंगे आप। ठीक है, हटा दो इसको। एक सवाल लिखता हूँ, 4/7 कॉमा, ठीक है, 6/14 में से कौन बड़ी है, कौन बड़ी है। भाई लघुत्तम लेकर बताना है, एलसीएम लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया वैसे प्रोसीजर एक बार फॉलो करना है। 4/7 और जो है 6/14 में कौन बड़ा है। लघुत्तम लेकर बनाइए, एलसीएम लेकर बनाइए। एलसीएम लीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना। भाई 4/7 निचल काट होगा, लघुत्तम लीजिए, नीचे वाले का आप लघुत्तम लीजिए, नीचे वाले का लघुत्तम लीजिए, 7 और 14 का। हाँ 7 और 14 का एलसीएम बराबर 14। 7 और 14 का एलसीएम, जितना एलसीएम आया है, जितना लघुत्तम आया है, उतना ही नीचे बनाना है दोनों को। 4/7 है, 4/7 है, 4/7 नीचे बनाना है 14, जितना एलसीएम आया है उतना ही बनाना है। अब आपको सिंपल सा ये सोचना है कि 14 अगर बनाना है तो नीचे में क्या चीज से गुना किया जाए ताकि 14 बन जाए, वो आपको दिख जाएगा। ऐसा कोई खतरा वाला चीज नहीं है, वो हमेशा ऑटोमेटिक सेट रहता है, दिख जाएगा 2 बार गुना। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 से गुना, 8 14, ठीक है ना, 8 और 14, ठीक है जी। चलो 8 और 14 आ गया, फिर दूसरा, फिर 6/14, ठीक है ना, 6/14 है, ठीक है, 6/14 और नीचे आपको 14 लाना है भाई, ठीक है ना, 14 लाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, और इंटू 1 करना पड़ेगा, इंटू 1 6/14, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर एक समान आ गया, हर अगर एक समान आ गया, जिसका अंश बड़ा वही बड़ा। और ऑब्वियस सी बात है, रोटी का 14 टुकड़ा में से 6 टुकड़ा ले रहे हैं, 8 टुकड़ा ले रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा होगा। ये किसका मान है, 4/7 का, तो 4/7 जो है ये बड़ा हो जाएगा 6/14 से, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कॉपी कर लो, ये लघुत्तम विधि से आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत गर्मी झेल रहे हैं, ठीक है, और एक सवाल लेंगे फिर छोड़। अच्छा, इसमें से कितने लोग जेटेट का फॉर्म भरे हैं जनाब, हाथ खड़ा करना। जेटेट वाले कितने लोग, ठीक, हम सिर्फ जनरल सीट में क्यों नहीं हो सकते, बोलो भाई। अच्छा, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी रिकॉर्ड होती है, क्या ही बोले, ठीक है। चलो जी, ठीक है भाई, बस हमको सिर्फ जानना था कि कितने लोग भरे हैं, ठीक है। चलो भाई, एक सवाल और लेना, 8/13 रुकिएगा, लिख, हटा देता हूँ इसको। लिखोगे 1/2 और 1/3 में से कौन बड़ी है, कौन बड़ी है ये बताना है। 1/2 कॉमा 1/3 में से कौन बड़ी है, 1/2 बड़ी है ना। ऐसे तो कॉमन अंश समान है, तो जिसका हर छोटा वही बड़ी है ना। आप एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है, आप एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो वही बात की गई है, अच्छा वही बात की गई है। अब आगे हम लोग आते हैं कि ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, आप एलसीएम लेकर समझ सकते हैं इन चीजों को। तो वे भिन्न, और तीसरा नंबर आ गया। इसके बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं, चौथा इधर है, तीसरा के बाद चौथा नंबर कहाँ गया है, हाँ चौथा, ठीक है। जैसे आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले वही हर एक समान करना पड़ेगा लघुत्तम लेकर, फिर देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, उस हिसाब से लिख पाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से लिख पाएंगे। फिर आगे देखिए भिन्नों का जोड़, भिन्न बटे, भिन्न कहने का मतलब बटे वाले का जोड़ कैसे लेते हैं। और पिछले क्लास में मैंने बताया था भैया निचल काटो तो एलसीएम लीजिए, और जैसे बताए थे बहुत सारा सवाल करवाए थे, वैसे ही आपको जोड़ना है, भिन्नों को जोड़ना है, भिन्नों को फिर घटाना है, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं। अच्छा, भिन्नों का घटाओ घटाना कैसे है, नीचे वाले के एलसीएम लेकर के जैसे घटाते हैं, जैसे घटाने सिखाए थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी घटाना है, ठीक है। गुना कैसे करते हैं, गुना जैसे करते हैं भैया कि ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, और ऊपर नीचे अगर कटने वाला होता है सम संख्या से तो कटाकर लिखते हैं, ठीक है। तो गुना करने भी आपको मैंने बताया है, ठीक है, गुना करने भी बताया है।
अच्छा, भाग कैसे देते हैं? जब भी भाग वाला मतलब बटे वाला का भाग कैसे करना है, भाग जब भी आएगा बटे वाला तो भाग को गुना में बदल देना है ना, गुना में बदल देना। भाग जब भी बटे वाले का आएगा तो गुना में बदल देना, गुना में बदलेंगे, इसको गुना में बदलेंगे तो 3 नीचे काटो, ऊपर काटो, नीचे चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो बोर्ड मास ये सब तो आगे है ही। ठीक है, 1/8 में कितना, 1/4 है। सवाल करवाएं कि नहीं करवाएं? ठीक है, ये सारे सवाल हुआ है। 2/1/2 में कितना, 1/1/4 है, भाग दे देंगे। ठीक है ना, डिग्री की संख्या बोला। चलो यार रहने दो आज का क्लास यहीं पर, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लो और दूसरा क्लास होगी क्या। ठीक है।